सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और एक छोटा सा सूत्र लेकर के आया हूँ। इसे समझ लेने पे निश्चित रूप से आपको अपनी दशा और दिशा का ज्ञान हो जाता है। एक बात बताऊँ, ये वक्त है ना जो वो यूं ही फिसला जा रहा है, सरक रहा है, वो उसे पकड़ना है तो पकड़ के अपने पास बिठा लो, नहीं तो फिर ये जब निकल जाएगा तो फिर आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो फिर आपको इसकी कमी खलेगी। होता है ना, जब हमारे पति या हमारा प्रेमी जब हमसे दूर चला जाता है तो फिर उसकी बड़ी याद आती है और बड़ी याद आती है, और फिर उसके दर्शन करने के नेत्र और उसकी आवाज़ सुनने के लिए हमारे कान तरस से जाते हैं। तो ये वक्त है, इसमें अपने पौरुषत्व का और अपने स्थिति का अच्छे तरीके से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये पता नहीं क्या क्या रोल दिखा देगा एक ही ज़िंदगी में। आज का कार्यक्रम दशा और दिशा पे है। मतलब अगर ये पता चल जाए कि मेरे ऊपर से किस ग्रह की दशा चल रही है। दरअसल जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के किसी न किसी दशा काल से गुजरना होता है। आपने जन्म लिया और विधाता ने आपके खाते में, विधाता ने आपके कॉपी पे एक चार्ट बना दिया और उसमें विभिन्न ग्रहों को विभिन्न भावों में बिठा दिया, और फिर आपकी दशा लग जाती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसकी दशा लग जाती है, और फिर वो दशा ये बताती है कि बच्चा अब इसी दशा काल के अंतर्गत और इसी दशा काल के अनुरूप जो जीवन में प्रायः बदलते रहेंगे तुम्हें जीना है, और उन्हीं के दशा के अनुकूल तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा का निर्धारण होगा। बात समझ गए? तो दरअसल अब ये बात ये है कि क्या हमेशा बुरा ही होता है या क्या हमेशा अच्छा ही होता है? तो ऐसी बातों में इसका उत्तर दरअसल दिग्बल चक्र देता है। ये बहुत आसान सा सवाल है और बहुत आसान उत्तर भी है। इसके मामले में दो बार आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, वो भी बताऊंगा, तो घबराएं नहीं। इस पे मैंने पहले भी कार्यक्रम बनाया था, परंतु आज जो है उसको और ज़्यादा क्लियर करने की आवश्यकता है। एक बात बताऊं तो कार्यक्रम आने वाले दिनों में और ज़्यादा गूढ़ और रहस्यमयी बनने वाला है, तो रेगुलर देखा करिए और कहीं जाइए नहीं। स्नेह बरसा रहे हैं, उसे यूं ही बनाने की आवश्यकता है। आइए बता देता हूं, यह है दिग्बल चक्र, और दरअसल इसमें यह दिखाया गया है कि कौन सा ग्रह, ध्यान से समझिएगा, कि कौन सा ग्रह किस भाव में जा करके दिग्बली हो जाता है। दिग्बली का मतलब होता है उस दिशा में जा करके ग्रह को अतिरिक्त बल मिल जाता है। मतलब बुध और गुरु अगर लग्न में बैठे हों तो व्यक्ति के कुंडली में वो दिग्बली कहे जाते हैं। बुध और गुरु अगर लग्न में बैठे हों तो ये दिग्बली कहे जाते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा और शुक्र, शनि यहाँ और सूर्य और मंगल यहाँ। कहने का मतलब क्या है? दिग्बली होते हैं तो उसका फायदा क्या है, ये भी तो समझने वाली बात है। एक ही बात है, स्पष्टतया यही बात है कि अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह दिग्बल होकर के बैठा है, जैसे मान लीजिए शुक्र, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, जैसे मान लीजिए शनि, और जैसे मान लीजिए गुरु और बुध, या फिर सूर्य और मंगल, अगर ये ग्रह दिग्बल होकर के और दिग्बली अवस्था में बैठे हैं, ये चाहे किसी भी भाव में बैठे हों, अगर नीच के भी होकर के बैठे हों, तो भी इनके दिग्बलत्व के प्रभाव को देखा जा सकता है आसानी से। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दशम स्थान में तुला का होकर के बैठा है। तुला का होकर के बैठा है मतलब अगर आपकी कुंडली में यहाँ 7 नंबर लिखा है और सूर्य वहीं बैठे हों और उनका किसी भी तरीके से नीचत्व भंग नहीं होता हो, तो सूर्य का नीचत्व भंग कैसे होगा? या तो जो ग्रह उस राशि में उच्च का होता है, शनि, वो उनके साथ बैठा हो, या फिर वो केंद्र के किसी भी भाव में बैठा हो। या तो उनका नीचत्व भंग कैसे होगा? अगर शनि उसको देख रहा हो या फिर शुक्र उसको देख रहे हों, तो फिर उसका नीचत्व भंग हो जाता है। और उसके बाद अगर सूर्य की डिग्री
और शुक्र की डिग्री बिल्कुल निकट की हो तो भी उसका नीचत्व भंग हो जाएगा। लेकिन शुक्र को केंद्र में होना जरूरी है और शनि को भी केंद्र में होना जरूरी है, यह बात हमेशा याद रखिएगा। और शनि भी अगर डिग्री में सूर्य से आगे रहे, बहुत आगे रहे, तो फिर यह नीचत्व भंग बहुत निम्न कोटि का होगा। यह बात नीच भंग की है। और दरअसल एक बात बताऊं तो अगर दसम स्थान में मैं सूर्य का उदाहरण दे रहा था, अगर वो नीच के भी होकर के बैठे हो ना, फिर भी व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से जोड़ करके रखने वाले हो ही जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के दसम स्थान में मंगल बैठे हो ना, तो व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में ले जाने वाले हो ही जाते हैं। व्यक्ति को नौकरी और पद पे आसीन होने वाले बना ही देते हैं। व्यक्ति राज्य से, देश से जुड़ करके काम करने वाला होता है। तो ये स्थितियां कि अगर व्यक्ति की कुंडली में विभिन्न ग्रह दिग्बली होकर के बैठे हों, तो जो ग्रह दिग्बली है उस ग्रह की दिशा, उस ग्रह की जो दिशा है, उस दिशा में अपने जन्म स्थान से जाकर के अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, चाहे पढ़ाई की बात हो या फिर नौकरी की तैयारी की बात हो या फिर नौकरी करने की बात हो या रोजगार ढूंढने अगर जाना हो, तो इस दिशा में आपको लाभ होगा। यह तो पहली बात रही। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह इन भावों में बैठा है, जैसे गुरु बुध अगर लग्न में बैठे हों, शुक्र चंद्रमा अगर चतुर्थ में बैठे हों, शनि यहां बैठे हों और मंगल और सूर्य दसम में बैठे हों, तो आप जो ग्रह, कोई एक ग्रह दिग्बल होगा या दो ग्रह दिग्बली होंगे, तो जिस ग्रह को मजबूती ज्यादा मिल रही हो उस ग्रह की दशा आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकती है। बस यही बात है। मतलब उस ग्रह की दशा और उस ग्रह की दिशा दोनों ही आपके लिए ज्यादा ही श्रेयस्कर हो सकती है। उसकी दशा आपके जीवन में सुलभता प्रदान करने वाली हो जाती है। बात समझ में आई? बस यही देखना है और यही आज का कार्यक्रम था। मतलब समझ में क्या आया कि अगर ये स्थिति बन रही हो और कोई भी ग्रह ऐसी स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से आप उसकी दशा काल में, उसकी महादशा काल में, उसकी अंतरदशा के काल में, उसके प्रत्यंतर के काल तक आप उससे संबंधित काम, उससे संबंधित क्षेत्र, उससे संबंधित दिशा और उससे संबंधित कैरियर में आसानी से जा सकते हैं। कल का कार्यक्रम सत्व, रज और तम के आधार पर विकसित होगा। कल योग नहीं बताऊंगा, कल आपको सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुणों के बारे में बताऊंगा। तो कल का कार्यक्रम भी देखना बनता है। कौन कौन से ग्रह और कौन कौन सी राशियां इनके अंतर्गत काम करती हैं, इस पे चर्चा होगी। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। भगवान ने कहा है, कल्प के आरंभ से और कल्प के अंत तक, कल्प के आरंभ से और कल्प के अंत तक मैं ही तो होता हूं। मुझसे अतिरिक्त अगर कोई हो तो मुझे बता दो। कल्प का क्षय मैं करता हूं, कल्प का आरंभ मैं करता हूं और कल्प में शक्ति मैं खुद लेकर के बैठा रहता हूं। तो दरअसल बात यही है कि उससे परे आपने ना तो कुछ देखा है और ना उससे परे कुछ देखने लायक हम और ना आप हैं। बस वही है जो हर जगह, हर कल्पों में विराजमान होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और मैंने जो बात कही है उसका ध्यान रखिएगा हमेशा। वो सिर्फ उपदेश मात्र नहीं है। जहां भी आपके समय का नुकसान होता है वो आपका सबसे बड़ा नुकसान है, चाहे वो कोई भी हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे और कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत बार नमस्कार।